नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 11th की ज्योग्राफी का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर का शीर्षक है ड्रेनेज सिस्टम यानी अपवाह तंत्र। तो आइए इस चैप्टर की जो है लाइन बाय लाइन मैं रीड आउट करूँगा और इसकी मीनिंग भी आपको बताते चलूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। You have observed water flowing through rivers, nalas and even channels during rainy season which drain the excess water। आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में जो पानी की अधिकता होती है यानी एक्सेस वाटर जो होता है वो अपने नदियों के माध्यम से, नालों के माध्यम से और चैनल्स के माध्यम से बहते हुए देखा होगा। Had these channels not been there, large scale flooding would have occurred। यदि ये चैनल्स नहीं होते यानी पानी बहने का माध्यम नहीं होता, नाला नहीं होता, नदियाँ नहीं होती या जहाँ से भी पानी बहता है कोई भी चैनल हो सकता है, अगर वे नहीं होते तो बाढ़ की संभावना हो जाती और बड़े स्तर पर बाढ़ हो सकती थी। किसी भी क्षेत्र में वहाँ बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो सकती है। वेयर एवर चैनल्स और इल डिफाइंड और चोक्ड फ्लडिंग इज ए कॉमन फेनोमेना। जहाँ कहीं भी जो चैनल्स हैं यदि वे सुव्यवस्थित नहीं हैं यानी कि इल डिफाइंड हैं, अच्छे तरीके से नहीं बने हैं या जाम हो चुके हैं, जहाँ पानी बहने का जो माध्यम है वो चोक्ड यानी कि जाम हो चुका है, तो वहाँ पर जो देखा जाता है कि बाढ़ एक कॉमन फेनोमेना यानी कि आम समस्या बन जाती है। तो ऊपर के पैराग्राफ में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है जो आप लिख सकें, लेकिन यहाँ बॉक्स में जो दिया है ये इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आप लिख भी सकते हैं। क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए वेल डिफाइंड चैनल इज़ नोन एज ड्रेनेज। तो यहाँ से आपको ड्रेनेज की परिभाषा निकलेगी कि ड्रेनेज क्या होता है। तो द फ्लो ऑफ वाटर यानी कि पानी का बहाव थ्रू ए वेल डिफाइंड चैनल्स, किसी सुनिश्चित माध्यम से, चैनल्स यानी जिस भी चैनल से, माध्यम से, हिंदी में चैनल्स को वाहिकाएं कहते हैं, तो जिस भी वाहिका से पानी निकलने का सुनिश्चित यानी सुव्यवस्थित व्यवस्था होती है उसे हम ड्रेनेज के रूप में जानते हैं। तो ये आप यहाँ से ड्रेनेज की परिभाषा डेफिनेशन लिख सकते हैं और आपको लिखना है हेडिंग में आपको डालनी है ड्रेनेज, और ड्रेनेज में आपको जो लिखना है मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। आपको लिखना है द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स इज नोन एज ड्रेनेज। तो ये हो गया ड्रेनेज की डिफिनेशन। आगे देखते हैं। एंड द नेटवर्क ऑफ सच चैनल इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम। और यदि चैनल्स का एक नेटवर्क है जिससे वाटर फ्लो करता है तो उस पूरे नेटवर्क को हम ड्रेनेज सिस्टम कहेंगे। तो यहाँ से आपकी दो डिफिनेशन निकल गई, एक आपका ड्रेनेज की डिफिनेशन और दूसरा ड्रेनेज सिस्टम का। यानी यदि एक चैनल है तो उसको हम ड्रेनेज बोलेंगे और यदि चैनल्स का जाल है यानी कई चैनल्स हैं तो उसको हम ड्रेनेज सिस्टम कहेंगे। द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ एन एरिया इज द आउटकम ऑफ जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, टोपोग्राफी, स्लोप्स, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग एंड द पीरियोडिसिटी ऑफ द फ्लो। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो ड्रेनेज पैटर्न होता है किसी भी इलाके का वो किसका परिणाम होता है। तो किसी भी एरिया का जो ड्रेनेज पैटर्न होता है वो जियोलॉजिकल टाइम पीरियड का परिणाम होता है, नेचर यानी प्रकृति का परिणाम होता है, स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक्स, वहाँ पे जो चट्टानें पाई जाती हैं वो किस प्रकार की हैं उसका प्रभाव होता है, टोपोग्राफी, वहाँ की बनावट कैसी है यानी वहाँ का लक्षण कैसा है उस पर डिपेंड करता है, स्लोप, किधर ढाल है किधर ऊंचा है इस पर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग, कितना पानी बह रहा है उस पानी की जो अमाउंट है यानी वॉल्यूम है वो कितना है इस पर डिपेंड करता है, एंड द पीरियोडिसिटी ऑफ द फ्लो, और उसके बहाव का जो समय सीमा है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से आपको इस बॉक्स में जो दो डिफिनेशन आपको मिली, पहली आपको मिली ड्रेनेज की जो आपको लिखना है, सेकंड आपको मिला ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है उसका। और ड्रेनेज सिस्टम डिपेंड किस पर करता है ये आपका, आप यहाँ से भी अगर लिख सकते हैं कि द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ एन एरिया डिपेंड्स अपॉन द जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक्स, टोपोग्राफी, स्लोप, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग एंड द पीरियोडिसिटी ऑफ द फ्लो। तो ये रीजन्स हैं जिसके आधार पर कोई ड्रेनेज पैटर्न जो है डेवलप होता है। अब
अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। डू यू हैव ए रिवर नियर योर विलेज और सिटी? कि आपके गांव या शहर के पास कोई नदी है? हैव यू एवर बीन देयर फॉर बोटिंग और बेथिंग? क्या कभी आप वहाँ स्नान करने या नौकायन के लिए गए हैं? इज़ इट पेरेनियल, यानी कि क्या ये नदी हमेशा 12 मासा है, उसमें हमेशा पानी रहता है? और इफर्मल, यानी कि कभी कभी पानी रहता है, यानी कि मौसमी है या सीजनल है? इफर्मल का होता है सीजनल, यहाँ जहाँ कभी कभी पानी हो, हमेशा पानी ना हो, उसको इफर्मल बोलते हैं। और जहाँ हमेशा पानी रहता है जिस क्षेत्र में या जिस नदी में, उसको पेरेनियल कहते हैं। डू यू नो दैट रिवर्स फ्लो इन द सेम डायरेक्शन? क्या आपको पता है कि नदियाँ एक ही दिशा में बहती हैं? यू हैव स्टडीड अबाउट स्लोप्स इन द अदर टू टेक्स्ट बुक ऑफ ज्योग्राफी? आप ज्योग्राफी की जो दो अलग टेक्स्ट बुक आपको पढ़ाई जाती हैं क्लास 11 में, वहाँ पर आप स्लोप्स के बारे में पढ़ चुके हैं, और मौका मिलेगा तो उस चैप्टर को भी हम पढ़ेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में ये आएंगे, वहाँ पर किसी न किसी चैप्टर में वहाँ पर इसको देखा जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। कैन यू देन एक्सप्लेन द रीजन्स फॉर वाटर फ्लोइंग फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर? क्या आप उन कारणों को स्पष्ट कर सकते हैं कि नदियाँ एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में कैसे बहती हैं, क्यों बहती हैं? वाई डू द रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयाज इन द नॉर्दर्न इंडिया एंड द वेस्टर्न घाट इन द सदर्न इंडिया फ्लो टूवर्ड्स ईस्ट एंड डिस्चार्ज देयर वाटर इन द बे ऑफ बंगाल? क्या आप बता सकते हैं कि भारत में जो भी नदियां हिमालय से यानी ऊपर से नॉर्थ से जितनी भी नदियां निकलती हैं और वेस्टर्न घाट से जितनी रिवर्स निकलती हैं, ये सभी कहाँ जाती हैं? ये सभी जाती हैं, अपने वाटर को डिस्चार्ज करती हैं बे ऑफ बंगाल में। तो इसका रीजन क्या है, क्या आपको पता है? तो इस चैप्टर में हम इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे कि जो हिमालय के रिवर्स हैं वो आखिर बे ऑफ बंगाल में क्यों अपने वाटर को डिस्चार्ज करती हैं, और वेस्टर्न घाट से जितनी भी रिवर फ्लो करती हैं वो बे ऑफ बंगाल में क्यों जाती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब नीचे का पैराग्राफ भी इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। ए रिवर ड्रेन्स द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम ए स्पेसिफिक एरिया विच इज़ कॉल्ड इट्स कैचमेंट एरिया। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको यहाँ से डिफिनीसन लिखनी है। डिफिनीसन आपको यहाँ से लिखना है, व्हाट इज़ कैचमेंट एरिया। तो कैचमेंट एरिया आपका हेडलाइन होगा, और इसकी डिफिनीसन में आपको लिखना है, ए रिवर ड्रेन्स द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम ए स्पेसिफिक एरिया विच इज़ कॉल्ड कैचमेंट एरिया। यानी कोई भी नदी जहाँ से अपना जल ग्रहण करती है, तो उस क्षेत्र को जहाँ से जल ग्रहण करती है उसी को कैचमेंट एरिया यानी कि जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। जैसे मैं आपको समझाऊं, कोई रिवर जैसे हिमालय यहाँ से निकलती है, तो हिमालय से जो रिवर निकलती हैं तो यहाँ तो ग्लेशियर हो गए इसके कैचमेंट एरिया, क्योंकि वहाँ ग्लेशियर पिघलेंगे तो वहाँ से वाटर निकलेगा। फिर ये नदी जहाँ जहाँ से भी अपना वाटर कलेक्ट करेगी, चाहे कोई भी स्रोत हो सकता है, नदी भी हो सकती है, लेक भी हो सकता है, तो जहाँ जहाँ से इस रिवर को और पानी मिलते जाएंगे, वाटर मिलेगा, वो एरिया कैचमेंट एरिया के रूप में जाने जाएंगे। तो कैचमेंट एरिया की डिफिनेशन आपको यहाँ से मिल गई। एन एरिया ड्रेन्ड बाय ए रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। अब यहाँ से आपको डिफिनेशन ड्रेनेज बेसिन का लिखना है कि व्हाट इज़ ड्रेनेज बेसिन। तो आप लिख सकते हैं, एन एरिया ड्रेन्ड बाय ए रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड ए ड्रेनेज बेसिन। तो कोई भी क्षेत्र, मान लीजिए ये रिवर यहाँ से ऐसे फ्लो करती है और इसके आसपास ये जो क्षेत्र हैं जहाँ पर इस नदी के जल से यहाँ पे इरिगेशन होता है, और इस रिवर की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज होंगी जिसके माध्यम से इस इलाके का इरिगेशन होगा, तो ये पूरा इलाका इस रिवर का ड्रेनेज बेसिन कहलाएगा। तो दो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आपको यहाँ से लिखना है। पहला है कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया वह क्षेत्र होता है जहाँ से कोई भी रिवर अपना जल ग्रहण करती है, और दूसरा आपको लिखना है ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन वह एरिया होता है जहाँ से किसी नदी और उसकी सहायक नदियों यानी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा उसकी जो सिंचाई होती है, इरिगेशन होता है, उस एरिया को हम ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। तो ये दो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आपको अपने बुक से लिखनी है। और अब हम देखते हैं
इम्पोर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न के बारे में, यानी ड्रेनेज पैटर्न कितने तरह का होता है, ये सभी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको यहाँ बताना जरूरी है। तो पहला है द ड्रेनेज पैटर्न रिजेंबलिंग द ब्रांचेस ऑफ ए ट्री इज नोन एज डेंड्रिटिक, द एग्जाम्पल ऑफ विच और द रिवर्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। यानी कोई ड्रेनेज पैटर्न ऐसा हो जो एक वृक्ष के समान हो, यानी ऐसे ऐसे अगर इस तरह का किसी रिवर का ड्रेनेज सिस्टम है तो इसे हम कहते हैं डेंड्रिटिक, यानी वृक्षनुमा। तो उस ड्रेनेज पैटर्न को हम डेंड्रिटिक यानी वृक्षनुमा ड्रेनेज पैटर्न बोलेंगे। और इसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल आपका है नॉर्दर्न प्लेन से बहने वाली जितनी भी रिवर्स हैं वो इसी डेंड्रिटिक टाइप पैटर्न की ड्रेनेज बेसिन है उनका। तो ये आपको लिखना है कि टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। तो फर्स्ट आपको लिखना है डेंड्रिटिक। डेंड्रिटिक क्या होता है? लाइक द ब्रांचेस ऑफ ए ट्री। यदि किसी रिवर का जो ड्रेनेज है वह एक वृक्षनुमा है तो उसको हम डेंड्रिटिक बोलेंगे। और एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन से जितनी भी रिवर्स हैं उनका जो ड्रेनेज पैटर्न है वह डेंड्रिटिक है। सेकंड है व्हेन द रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम हिल्स, यानी जब कोई रिवर हिल से निकलती है, पहाड़ी से निकलती है, एंड फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, और सभी दिशाओं में बहती है, द ड्रेनेज पैटर्न इज नोन एज रेडियल। तो उस ड्रेनेज पैटर्न को हम रेडियल कहेंगे। जैसे ये कोई आपकी हिल्स है, यहाँ से कोई रिवर ऐसे निकलती है और इधर भी बहती है, इधर भी बहेगी, सभी डायरेक्शन में बहे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे रेडियल। ये रेडियल टाइप पैटर्न ऑफ ड्रेनेज कहलाएगा। यानी ये जो ड्रेनेज है इसका ये रेडियल टाइप है। क्यों? कि एक हिल से निकल रही है और इसका जो प्रवाह है, ये ड्रेनिंग सिस्टम है इसका ऑल डायरेक्शन है, तो इसको हम बोलते हैं रेडियल पैटर्न ऑफ ड्रेनेज। थर्ड है व्हेन द प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर फ्लो पैरेलल टू ईच अदर एंड सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन देम एट राइट एंगल, द पैटर्न इज नोन एज ट्रेलिस, यानी जालीनुमा। ट्रेलिस को बोलते हैं जालीनुमा। मान लीजिए मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ, ये कोई रिवर फ्लो करती है, ये रिवर फ्लो करती है और कोई इसकी प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज है जो ऐसे आके मिल रही है, और इस ट्रिब्यूटरी में कोई तीसरी रिवर आके मिल रही है। देखिए ये वाली रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है और ये वाली इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो ये तो हो गई प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज और ये हो गई सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज। तो अगर ये सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज इस प्राइमरी ट्रिब्यूटरी से 90 डिग्री के एंगल पर मिल रही है तो उसको हम बोलते हैं ट्रेलिस, यानी कि जालीनुमा पैटर्न ऑफ ड्रेनेज। तो ये भी डेफिनेशन आपको लिखना है एग्जाम में, एग्जाम के लिए आपको इम्पोर्टेंट है ये। अगला है व्हेन द रिवर्स डिस्चार्ज द वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इन ए लेक और डिप्रेशंस, द पैटर्न इज नोन एज सेंट्रीपिटल। अब ये लास्ट है जो कि ड्रेनेज पैटर्न का अंतिम भाग है। इसमें कहा गया जब कोई रिवर अपने वाटर को सभी दिशाओं से, जैसे रिवर है इसका वाटर ऐसे सभी दिशाओं से और आके किसी लेक में आके ये अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। कोई रिवर ऐसे फ्लो की, इसका वाटर जो है कई चैनल्स में डिवाइड हो गया, लेकिन लास्ट में जाके ये सभी एक जगह डिस्चार्ज करती है अपने वाटर को। उस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल, यानी कि अभिकेंद्री इसको हिंदी में कहा जाएगा। तो इस ऐसे पैटर्न को जहाँ पर किसी रिवर का जो वाटर है वो कि सभी दिशाओं से जाकर किसी डिप्रेशन या किसी लेक में मिलता है फिर से, तो उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल पैटर्न ऑफ ड्रेनेज। तो फर्स्ट पेज पर जितने भी इम्पोर्टेंट थे मैंने आपको बता दिया है जो आपको नोट्स बुक में लिखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए मैप है, मैप में भी आप अगर बारीकी से देखेंगे तो यहाँ पे इंडिया की जितने भी रिवर्स हैं वो यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि इंडिया में कौन सी रिवर कहाँ कहाँ से बहती है, उसका पैटर्न क्या है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। एक इस सेंटेंस ऊपर है उसको पढ़ लेते हैं, फिर यहाँ आते हैं। अंतिम सेंटेंस यहाँ था द बाउंड्री लाइन्स, यहाँ से हमको पढ़ना था द बाउंड्री लाइन से, द बाउंड्री लाइन, और नीचे आपको लिखना है
सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम द अदर इज़ नोन एज द वाटरशेड। ये भी डेफिनेशन आपको लिखना है। आपको वाटरशेड की डेफिनेशन लिखनी है। तो इसमें लिखा है कि द बाउंड्री लाइन, ये मान लीजिए बाउंड्री लाइन है, सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम द अदर इज़ नोन एज वाटरशेड। जैसे ये कोई रिवर है, इसका ड्रेनेज बेसिन ये है, और कोई दूसरी रिवर है जिसका ड्रेनेज बेसिन ये है। दो रिवर्स हैं, दोनों के ड्रेनेज बेसिन अलग अलग हैं, तो जो एरिया इन दोनों को डिवाइड करता है उसे हम वाटर शेड कहेंगे। तो ये वाला इलाका आपका क्या होगा, ये वाटर शेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इस वाली रिवर को, ये रिवर मान लीजिए बी है और ये रिवर ए है, तो ये रिवर ए और रिवर बी के ड्रेनेज बेसिन को डिवाइड करने वाला जो एरिया है, क्षेत्र है, इसी को हम कहेंगे वाटर शेड। तो ये इलाका आपका कहलाएगा वाटर शेड। आगे हम देखेंगे कि वाटर शेड कहाँ कहाँ पे है इंडिया में और कौन कौन से जगह पे।